हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोर्स में आपका स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं। अब तो प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है और उस पर चर्चा कर रहे थे। उस पर हम लोग समझ रहे थे ओपन सोर्स है, लाइट वेट है, नॉन इन्वेसिव है। और अब बारी है एक और टॉपिक की जिसका नाम है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क डिपेंडेंसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी है। तो चलो इसको समझते हैं कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या होता है ना। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है ये वर्ड देखिए, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी को मैनेज करना, दो टर्म है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? अरे कहीं कोई स्कूल है, वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट हो रहा होता है, कोई संगठन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कहीं पर आप कुछ भी चीज़ को मैनेज करते हैं। तो मैनेज करते हैं, उसको संभालते हैं कैसे? एक पूरा का पूरा ढंग का प्रक्रिया बना देते हैं कि ये आदमी इतना कुछ देखेगा, ये आदमी ये देखेगा, वो ऐसे होगा, वहाँ से ये सामान आएगा और पूरा मैनेजमेंट हो रहा होता है ना। तो उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वही आप उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से मैनेज करते हैं चीज़ों को। दूसरा है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो निर्भर होता है ना। तो डिपेंडेंसी जो निर्भरता है वो कहाँ मैनेज करना है आपको और कैसे मैनेज करना है, वो हम सीखेंगे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में। और क्यों जरूरी है जरा समझते हैं कि होता क्या है। तो टेक्निकल एकदम आप समझे तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड गिविंग डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट, वैसा प्रक्रिया जिसमें अरेंज करना, क्या अरेंज करना और देना, क्या देना और क्या अरेंज करने की बात कही जा रही है, डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट को। अब डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? अरे जब आप एक जावा में एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ नहीं लिख देंगे। आप यूजर का कोड, आप यूजर का ऑर्डर किया हुआ कोड, जो प्रोडक्ट है वो कोड, जो पेमेंट हो रहा है वो सब कोड सब एक ही में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो आप जब ये सब नहीं लिखेंगे तो अलग अलग जावा के कोड में लिखेंगे, अलग अलग जावा का जो होगा क्लास बनाएंगे, पैकेजेस बनाएंगे, डिफरेंट कैटेगराइज कर देंगे और वहाँ पर लिखेंगे। तो वो जो लिखिएगा हो सकता है कि एक क्लास किसी और क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड का यूज करे, ऐसा हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि क्लास यूजर इन्फो एक अलग क्लास है और यूजर एक अलग क्लास है। तो यूजर इन्फो पर निर्भर कर रहा है कौन सा क्लास? यूजर क्लास। तो वहाँ पर यूजर की डिपेंडेंसी किस पर है? यूजर इन्फो पर। तो इसको प्रोसेस को मैनेज करना क्या कहलाएगा? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। यूजर इन्फो के प्रॉपर्टी और उसके मेथड्स को यूज करने के लिए यूजर इन्फो का ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। किसे देना जरूरी है? तो यूजर क्लास को देना जरूरी है, तब जाकर के यूजर इन्फो का काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है ना। कोर जावा में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इतना? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का। रियल टाइम एग्जाम्पल देखिए, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सब क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप एप्लीकेशन ऑन करके या वेबसाइट ऑन करके आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं? आप इन पर सिर्फ ऑर्डर ले सकते हैं, अपना कर सकते हैं, बट क्या यही लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को, आपके ऑर्डर को आपके घर तक पहुंचाते हैं? जी नहीं। ये यूज करते हैं किसको? दे यूजेस किसको? ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, डिलीवरी, ये सब होता है लॉजिस्टिक्स कंपनी, जो पूरा इनका एक जगह से दूसरी जगह जो पार्सल है, जो सामान है, उसको पहुँचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसका जो सर्विस है, ये जो प्रोवाइड कर रहा है, ई कार्ट, ई कॉमर्स या डिलीवरी, ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन यूज कर रहा है इनके सर्विसेज को? तो अमेजन, फ्लिपकार्ट और कई अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मिंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया, सॉफ्टक्लूज हो गया, इन सब को कौन डिलीवर करवा रहा है? ई कार्ट, ई कॉमर्स एक्सप्रेस, ई कॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी और भी बहुत सारे हैं, ब्लू डार्ट, सीप्रॉकेट, मैं जो भी है बहुत सारा है, मैं बस समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये सब लॉजिस्टिक्स कंपनीज होते हैं। तो इनकी सर्विसेज जो है किसके लिए यूजफुल है? इसके लिए। ठीक है, तो ये जो अमेजन और फ्लिपकार्ट है, इसको बोलेंगे टारगेट कंपनीज। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्या? इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम डिपेंडेंट कंपनीज। ये जो टारगेट कंपनीज है किस पर निर्भर है? अपने सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए, अपना सर्विसेज देने के लिए इन ई कार्ट को और ई कॉमर्स पर और डिलीवरी पर। ठीक है, यही लोग होते हैं जो डिलीवरी पार्टनर रखते हैं और वो आपको डिलीवर करते हैं सामान। कौन रखते हैं? ये लॉजिस्टिक्स कंपनी, ई कार्ट, ई कॉमर्स, डिलीवरी। ऐसा नहीं कि ये लोग करते हैं, तो बस एक प्लेटफॉर्म है, समझ गए? डिलीवर्स। तो ये देखिए आगे पे प्रोडक्ट की डिलीवरी हो गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अमेजन है इन कंपनीज को यूज कर रहा है। तो इन कंपनी पर ये जो अमेजन और फ्लिपकार्ट है, इन कंपनीज पर क्या है? डिपेंडेंट है, निर्भर कर रहा है।
इनके सर्विसेज का फ़ायदा लेने के लिए, यूज करने के लिए। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए आपको। फिर है देखिए डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो देखिए कैन वी से दैट दिस कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर लॉजिस्टिक्स कंपनीज टू डिलीवर ऑर्डर्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनीज, ये जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो और भी अदर ई कॉमर्स कंपनीज है, वो डिपेंडेंट हैं ई कॉम एक्सप्रेस, ई कार्ट डिलीवरी और अदर किसी भी लॉजिस्टिक्स पर सामान को डिलीवर करने के लिए इसके प्रोडक्ट्स, इसके सर्विसेज कौन यूज कर रहा है? ये टारगेट। तो टारगेट कंपनी उसको बोलेंगे जो किसी और के सर्विसेज को यूज करेगा, जो किसी और पर डिपेंडेंट रहेगा। तो किसी और मतलब कौन? ई कार्ट, ई कॉम डिलीवरी, ये सब डिपेंडेंट कंपनी हो गए। ये सब कंपनी जो है डिपेंडेंट है, और ये टारगेट है, ये टारगेट क्लास इन सब पर डिपेंडेंट है। समझ गए? इसका फ़ायदा उठाएगा, इसका डिपेंडेंट है। इन सब का सर्विसेज चाहिए, ई कार्ट का, ई कॉमर्स का, डिलीवरी का। किसको सर्विसेज चाहिए? तो फ्लिपकार्ट, अमेजन और अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, ताकि वो घर तक प्रोडक्ट जो है डिलीवर करवा सके। समझ गया? तो इसका आंसर यस होगा, है ना? इसलिए मैंने इसको ये लगाया। तो समझ रहे हैं? बिल्कुल हाँ, डिपेंडेंट है भाई। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए उसी तरीके से जब हम जावा में कोड करेंगे, है ना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जब हम भी कोड करेंगे अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में या कहीं भी जावा में कोड कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि एक क्लास किसी अन्य क्लास पर डिपेंडेंट हो, उसके प्रॉपर्टीज, उसका मेथड, उसका सर्विसेज यूज करने के लिए। अरे आसान है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं मान लीजिए कि कोर्स का अपना एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं कोर्स बनाऊँगा और सेल करूँगा वहाँ पर, और आप लोग खरीदेंगे। मैं ये बना नहीं रहा हूँ, डिस्क्लेमर, यहाँ पर मैं बस ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया हूँ कि कोडर अंकित जो है बना रहा है। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट नाम का। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैं सारा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखूंगा, उसका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, तब ना लॉगिन लॉगआउट करवाऊंगा। तो लॉगिन करेगा, लॉगआउट करेगा, वो स्टूडेंट कुछ सामान खरीदेगा, तो वो मैं स्टूडेंट क्लास में कोड लिखूंगा। एक रखूंगा कोर्स क्लास, course.java बनाऊंगा, courses.java, जिसमें मैं सारा का सारा कोर्स का इन्फॉर्मेशन रखूंगा कि कोर्स का टाइटल क्या है, कितना लंबा कोर्स है, कितने रुपया का कोर्स है, कोर्स कैसे खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कैसे बिकेगा, है ना। सारा का सारा कोड मैं कहाँ करूँगा? कोर्सेज में। ठीक है। अब एक क्लास बनाऊंगा परचेजेस, जहाँ से मेरे को परचेज मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट अमित खरीदता है मेरे किसी कोर्स को, जावा को, या अंकित खरीदता है किसी कोर्स को, C++ को, प्रिया कोई खरीदती है किसी कोर्स को, लेट से डेटा स्ट्रक्चर्स को, तो उन सबको मैनेज करने के लिए मैंने एक अलग बनाया परचेजेज नाम का। जो भी परचेज होगा यहाँ पर मैनेजमेंट होगी, यहाँ पर कोड लिखा होगा। आप देख सकते हैं ये रफ एंड टफ कोड है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको यहाँ पर कोडिंग बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, ये समझने के लिए है बस। तो ये जो कोर्सेज है, ठीक है, मैं इनके यूज करूंगा। देखिए बाई कोर्सेज, कौन खरीदेगा? तो इस बाई कोर्स को पता तो चलना चाहिए ना, ये मेथड को, कि हाँ जावा का ये कोर्स है जिसका कोर्स आईडी 3241 है, वो खरीदा जाएगा। अब उसको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई उसको पसंद नहीं आया तो रिफंड करना चाहता है, तो मैंने दिया कि कौन सा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ डालो और यहाँ कोर्स का आईडी, कौन सा कोर्स आपने खरीदा है वो आईडी डालिए और आपका जो रिफंड हो जाएगा पैसा, इसका ये सब। तो ये परचेजेस का मैंने अलग लिखा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो परचेजेज है, मुझे इसमें किसके किसके सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है? अरे बिना स्टूडेंट के कोई कैसे परचेज करेगा? स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो परचेज कौन करेगा, है ना। और परचेज करेगा, और अगर कोर्स ही नहीं रहेगा तो परचेज क्या करेगा? तो कोर्स और स्टूडेंट, ये दो ऐसे टर्म हैं, ये दो ऐसे एंटिटीज़ हैं जिस पर ये परचेजेज का पूरा क्लास डिपेंड कर रहा है ना। तो पूरा परचेजेस का क्लास जो है, पूरा सब कुछ परचेज का लॉजिक जो है, पूरा परचेज का जो सर्विस है, कहाँ डिपेंड कर रहा है? तो कोर्सेज पर और स्टूडेंट पर। तो इसको यूज करने के लिए अपने क्लास में हमको इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट? इस कोर्स स्टूडेंट का, और कोर्स का और स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्ट बना करके डालना पड़ेगा। कहाँ? परचेजेस में। परचेजेस को देना पड़ेगा कि लो भैया तुम यूज करो। किसको? स्टूडेंट को। तुमको किसी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ही तो सारा डेटा होता है ना यार, सिंपल सी बात है। तुमको किसी कोर्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये लो कोर्स, उसका ऑब्जेक्ट लो। तो आराम से, तो ये हुआ टारगेट क्लास जो किसी और तीसरे या दूसरे किसी अन्य थर्ड क्लास पर डिपेंड कर रहा हो। तो ये जैसे एग्जांपल, इफ़ यू सी हियर, अगर आप यहाँ देखें तो परचेज क्लास को किसकी ज़रूरत है? कोर्सेज की और स्टूडेंट क्लास की। तो हमको कहीं ना कहीं से तो ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, चाहे आप न्यू कीवर्ड से बनाएं या प्रोग्राम खुद से बना ले, कोई फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी, है ना।
खुद से बना ले या आप न्यू कीवर्ड का यूज करें, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, कोर्सेज सी इक्वल टू न्यू कोर्सेज। तो ऐसा करने के लिए आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया टारगेट क्लास। और जो जहाँ जिस पर डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड है खुद, वो क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लास। तो ये देखिए परचेज जो हो गया डिपेंडेंट ऑन कोर्सेज एंड स्टूडेंट क्लास। कहाँ डिपेंड कर रहा है, कोर्स पर और स्टूडेंट क्लास पर। तो देखिए जैसे कि ये कोर्स है ना, इसमें कोर्स का लिस्ट होगा, कोर्स का नाम, कोर्स का आईडी, क्या कंटेंट है, कितने वीडियोज हैं, सब कुछ, ठीक है। अब एक और क्लास रहेगा स्टूडेंट, जहाँ पर ये डिपेंड कर रहेगा कौन, ये, तो ये बोलेंगे इनको डिपेंडेंट क्लास। अरे मान लीजिए कि ये फ्लिपकार्ट है, ये किसको यूज कर रहा है अपना काम करवाने के लिए, ये यूज कर रहा है डीटीडीसी, ब्लू डार्ट या डिलीवरी या ईकॉम एक्सप्रेस, कोई किसी का भी। तो वही तो बात है, परचेजेस क्लास किसको यूज कर रहा है, तो कोर्सेज के जो सर्विसेज हैं उनको, तो उसको यूज करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट इसमें जाना जरूरी है डिपेंडेंट क्लास का। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास, जो खुद डिपेंडेंट है और जिस पर, और जो क्लास डिपेंडेंट है किसी और पर, तो उसको बोलते हैं टारगेट क्लास। तो टारगेट क्लास को किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, डिपेंडेंट क्लास को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ यू जस्ट सी हियर, कि अगर आप यहाँ देखें तो परचेज क्लास को कोर्सेज और स्टूडेंट क्लास का जरूरत है, जो कि डिपेंडेंट क्लास इसको हम बोल रहे होंगे, और टारगेट क्लास हमारा कौन होगा, परचेजेस। आसान है ना बिल्कुल समझना, ठीक है। तो अब इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बोलते हैं। कहाँ से आप लाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे डिपेंडेंसी क्लास को, टारगेट क्लास को, कौन सा डिपेंडेंट क्लास होगा, कौन सा आपका टारगेट क्लास होगा, ये सब बताना, आपके फ्रेमवर्क को, आपके कंटेनर को, आपके सर्वर को, ये सब बताना ही, यही सब जो पूरा प्रोसेस है, ये सब अच्छे से काम करना है इसके साथ, यही पूरा का पूरा प्रोसेस है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है। तो ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आपको अच्छे समझ में आया, ये एग्जांपल से आपको अच्छे से बहुत समझ में आ गया होगा। जो पूरा प्रोसेस है जो डिलीवर करने का, डिपेंडेंसी का यूज करके, ई कार्ट का यूज करके और ई कॉमर्स ये सब का यूज करके जो अमेजन फ्लिपकार्ट कर रहा है, ये सब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है मैनेजमेंट करने का, इनके ऑर्डर का डिलीवर करवाने का, ये पूरा प्रोसेस जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो रही है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, पूरा जो प्रोसेस है यही प्रोसेस होता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड गिविंग डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट टू द टारगेट क्लास। सो डैट टारगेट क्लास क्यों करते हैं, क्योंकि टारगेट क्लास हमारा यूज करना चाहिए। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या है ना, वैसा प्रोसेस है जो डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट को कहाँ इंजेक्ट करेगा, टारगेट क्लास में, ताकि टारगेट क्लास यूज कर सके डिपेंडेंट क्लास के लॉजिक को, उसके सर्विसेज को। फाइन, बहुत अच्छे से। अब क्योंकि भाई उसको ज़रूरत है, टारगेट क्लास को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ताकि वो सर्विसेज यूज करना चाहता है स्टूडेंट का, या कोई लॉजिक यूज करना चाहता है कोर्सेज का। सिंपल सी बात है। अब बात है कैसे, तो कैसे करने के लिए हम पढ़ेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल में, जब हम कोड करेंगे स्प्रिंग कोर में। तो अभी ये सब भी पार्ट स्प्रिंग कोर का ही है, बट हम लोग कोड करेंगे तब मैं जब बताऊंगा आपको कि कैसे वाकई में करते हैं। अभी देखिए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को करने के लिए दो तरीके हैं, 2 वेज ऑफ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। यही पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, फॉलो करने के लिए कितना है, 2, डिपेंडेंसी लुकअप एंड दूसरा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्या है, 2, डिपेंडेंसी लुकअप और दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब देखिए इसमें से जो 2 तरीके हैं कि डिपेंडेंसी लुकअप क्या है, ये ध्यान से समझिए बिल्कुल प्यार से। देखिए लुकअप का मतलब होता है सर्च करना, खोजना। तो डिपेंडेंसी को खोज कर लाना, उसको सर्च करना, ये सब काम करना डिपेंडेंसी लुकअप कहलाता है। बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे, अभी एग्जाम्पल लेते हैं डिपेंडेंसी लुकअप का। देखिए पहले टेक्निकली समझते हैं कि टारगेट क्लास खुद कुछ टाइम स्पेंड करेगा, कुछ एफर्ट लगाएगा, किस लिए, डिपेंडेंसी को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल में जाते हैं जल्दी से, रियल टाइम एग्जांपल में, वो ज़्यादा समझ में आएगा। कि देखिए ये प्रिया है, ठीक है, प्रिया गई कॉलेज, कि प्रिया वेंट टू कॉलेज प्रिंसिपल टू कलेक्ट कोर्स मटेरियल्स। प्रिया ने एडमिशन ले लिया एक अच्छे कॉलेज में और चली गई प्रिंसिपल चैम्बर में, बोली सर मुझे क्या चाहिए, आई वांट कोर्स मटेरियल। तो ये बोलता है प्रिंसिपल कि ठीक है, ओके, कम टुमारो विथ योर आईडी कार्ड, तुम आओ अपने आईडी कार्ड के साथ कल। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या प्रिया को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है? ये पैसा भी दी, एडमिशन भी ली, फिर भी इसको मेहनत करना पड़ रहा है, इसकी किताबें जो है, इसके जो कोर्स मटेरियल है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए। तो ये जाना पड़ रहा है और उस पर से बोला जा रहा है कि अब कल आना, वैलिडिटी, आप उसका जो आइडेंटिटी कार्ड होगा उसको वैलिड प्रूफ करवा के, वेरीफाई करवा के मैं आपको दूंगा। तो क्या प्रिया टारगेट क्लास है? कैसा हम कह सकते हैं कि प्रिया टारगेट है, और जो डिपेंडेंट है पढ़ाई के लिए किस पर निर्भर कर रही है,
तो किताबों पर, कोर्स मटेरियल्स पर। तो कोर्स मटेरियल्स जो हुआ यहाँ पर वो क्या है, डिपेंडेंट है कि नहीं है कि नहीं है डिपेंडेंट। अरे प्रिया कहाँ है यार, प्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, कोर्सेज पर, मटेरियल्स पर, तो वो डिपेंडेंट हुआ ना, और प्रिया खुद क्या हो गई, टारगेट। समझ गए। तो ये देखिए कि हियर सी मतलब टारगेट, वो जो प्रिया है वो टारगेट है, हैड स्पेंट सम टाइम, उसको कुछ टाइम देना पड़ रहा है, कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, किस लिए, वो कोर्स मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए जो डिपेंडेंट है, जिस पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी लुकअप, कि खुद सर्च करो, खुद जाओ, वैलिडिटी प्रूफ, वो प्रूफ करवाओ, फिर लाओ, है ना, ये सब खुद मेहनत करो, ये सब होता है डिपेंडेंसी लुकअप में। यही प्रोसेस को बोलते हैं डिपेंडेंसी लुकअप, कि दिस केस इज लाइक डिपेंडेंसी लुकअप। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है प्रिया का, किताब मांगने वाला और कोर्स मांगने वाला, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी लुकअप। और इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हियर टारगेट क्लास स्पेंड सम टाइम, टारगेट क्लास खुद जो टारगेट क्लास होता है उसमें कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है। लॉजिक लिखेंगे, कुछ कोड लिखेंगे तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, ठीक ना। किस लिए लिखेंगे, ताकि जो डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर पड़ा हुआ है, वहाँ से हम उठाएंगे, लाएंगे, सर्च करेंगे, इंजेक्ट करवाएंगे, सब मैनुअली कोड करना पड़ेगा, तो टाइम तो लग जाएगा। तो वही एग्जांपल भी लिया हुआ है। तो आप इसको आसानी से समझा सकते हैं कि अगर कोई पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, तो आराम से बोलिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो, कि सर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में हम डिपेंडेंसी को मैनेज करते हैं, जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है सर कि डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, हम इनका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करते हैं टारगेट क्लास में, ताकि टारगेट क्लास इनके सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके, इसके सर्विसेज को यूज कर सके। सर जैसे एग्जांपल हम और रियल टाइम में समझे तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, शॉपक्लूज है। सर ये लोग अपना प्रोडक्ट जो है डिलीवर नहीं करते हैं अपना ऑर्डर्स खुद से, ये दूसरे थर्ड पार्टी किसी उस पर निर्भर होते हैं, किसी कंपनीज पर, लॉजिस्टिक्स कंपनी पर, ब्लू डार्ट, शिप रॉकेट या बहुत सारे हैं भाई, ई कॉम एक्सप्रेस, ई कार्ट, डिलीवरी, ये सब पर, और ये इनके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं। तो ये जो बीच वाले होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, कौन हो गया डिपेंडेंट इसमें, जो ई कार्ट हो गया, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी हो गया, तो ये डिपेंडेंट क्लास हो गए सर। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, इस फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज, ये सबको। तो सर इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इस प्रक्रिया को मैनेज करना, ये जो डिपेंडेंसी हो रही है, फ्लिपकार्ट किस पर डिपेंड हो रहा है, ई कार्ट पर, ई कॉमर्स जो है, और डिलीवरी, ये सब पर जो डिपेंडेंट हो रहा है, तो कैसे सब काम करेगा ये पूरा डिपेंडेंसी, एक जो डिपेंडेंट हो रहा है एक कंपनी दूसरे पर, ये पूरे प्रक्रिया को मैनेज करना ही डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है। सर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करने के दो तरीके होते हैं, जब और आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि सर जावा में हम ऐसा कोड करेंगे तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ एक ही क्लास में सारा कोड कर देंगे, नहीं। सेम टाइम पर हम क्या होता है सर कि हम अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कोड बना लेते हैं, अलग अलग जावा का क्लास बनाते हैं। जैसे सर यूजर डॉट जावा, फिर हम बनाएंगे पेमेंट डॉट जावा। तो यूजर ने पेमेंट किया तो यूजर डिपेंड कर रहा है, ये जो पेमेंट सर्विस है, पेमेंट जो क्लास होगा सर वो किस पर डिपेंड करेगा, एक यूजर के ऑब्जेक्ट पर। तो यूजर डिपेंडेंट क्लास हो गया और पेमेंट टारगेट क्लास हो गया सर। तो ये पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी हम मैनेजमेंट करेंगे इसी को कहेंगे वो डिपेंडेंसी मैनेज करना। यही प्रोसेस हो गया डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। क्योंकि यूजर के बिना क्या पेमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भाई। पेमेंट कौन करेगा, यूजर। तो कौन से यूजर ने पेमेंट किया, क्या ईमेल आईडी था, क्या फ़ोन नंबर था, क्या ट्रांजैक्शन आईडी, पासवर्ड, कौन सा पेमेंट गेटवे यूज किया, ऑनलाइन और कि सीओडी, सब कुछ आपको प्राप्त होना चाहिए। तो पेमेंट किस पर निर्भर कर रहा है, यूजर पर। तो सर पेमेंट जो है वो खुद टारगेट क्लास हो गया और किसके सर्विसेज को यूज करेगा, तो स्टूडेंट को या यूजर का यूजर आईडी यूज करेगा, यूजर ईमेल। तो ये सब क्या हो गया सर, पेमेंट जो हो गया टारगेट क्लास और यूजर डिपेंडेंट क्लास। अब सर इस डिपेंडेंसी को, जो प्रोसेस है इसको बोल दिए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। पर इसके प्रोसेस को पूरा मैनेज करने के लिए सर हमारे पास दो रास्ते हैं। एक हम डिपेंडेंसी लुकअप का यूज करें, दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करें। डिपेंडेंसी इंजेक्शन सर ये होता है कि जहां टारगेट क्लास को, जहां पेमेंट क्लास को खुद ये लॉजिक लिखना पड़े कि जाओ तुम ढूंढो कहीं पर तो है, कहीं किसी कोने में आपका पेमेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कहीं पेमेंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, ले आना है, पूरा लेवाना वहाँ से और इंजेक्ट करवाना है यूजर में। तो सर वो पूरा का पूरा जो है मतलब यूजर का ले आना है और इंजेक्ट करवाना है पेमेंट क्लास में। तो पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है इसमें हम टाइम लगेगा, इसमें एफर्ट लगेगा, टारगेट क्लास में हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सर डिपेंडेंसी लुकअप। बहुत आसान है, ठीक है समझ में। और वो स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं।
कि स्टूडेंट मान लो गया कॉलेज में, उसको मांगा कोर्स जाके कि सर मेरे को कोर्स मटेरियल चाहिए, तो बोला गया कि आप कल आइए वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के। समझ गया? अब बात यहाँ पर आइए, देखिए कि ये है, ये मैंने आपको समझा दिया। प्रिया वाला एग्जाम्पल डिपेंडेंसी लुकअप के जैसा है, ठीक है, क्योंकि प्रिया को सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग दौड़ेगी, जाएगी, वेरीफाई करवाएगी, फिर मिलेगा, है ना, तो टाइम भी लगेगा। ये हो गया डिपेंडेंसी लुकअप। अब देखिए एक एग्जांपल डिपेंडेंसी लुकअप का, ये माई ऐप है। ये ऐप अगर मान लीजिए डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है तो इसको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मतलब ये मेरा ऐप कहाँ डिपेंड कर रहा है? डेटाबेस पर। तो डेटाबेस का तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? सब हमको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किसी कोने में और उस कोने का नाम है JNDI रजिस्ट्री। एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर ग्लोबली विजिबिलिटी रहता है। जैसे आप स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो क्लास लेवल तक विजिबिलिटी, अगर आप नॉन स्टैटिक बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट लेवल तक विजिबिलिटी रहेगी, लेकिन आप JNDI रजिस्ट्री में रख देंगे तो ग्लोबल लेवल पर। अगर किसी दूसरे सोर्स को यूज करना पड़ेगा, अगर किसी दूसरे सोर्स को गूगल पे का मान लीजिए यूज करना है, ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ रहा है उसके सर्विसेज का उठाना, तो वो जाएगा JNDI रजिस्ट्री में, यहाँ पर रखा हुआ ले आएगा। अब ये सिर्फ ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ JNDI रजिस्ट्री ही हो, आपका कोई JVM हो सकता है, आपका कोई कंटेनर हो सकता है, कोई आपका सर्वर हो सकता है, आपका कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ठीक है, कोई कंटेनर हो सकता है, स्प्रिंग में जैसे कंटेनर होता है, स्प्रिंग कंटेनर है ना, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल वगैरह हम लोग आगे देखेंगे उसको डिटेल में, जैसे अभी ये सब डिटेल में देख रहे हैं। तो ये इनिशियल कॉन्टेक्स्ट जो है, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है सब रफ कोड है, मैं आपको मतलब बस रेफरेंस देने के लिए लिखा हूँ, ये सब दिखा रहा हूँ। तो जो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट जो है, ये देखिए, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो JNDI रजिस्ट्री से कनेक्ट हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, आपको जाना है लेह लद्दाख घूमने, कश्मीर घूमने जाना है, तो कश्मीर घूमने अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट उड़ के जा सकते हैं। तो वो उड़ के जाने में भी प्रोसेस है, आपको फ़्लाइट टिकट बुक करना है, वहाँ पे जाके ऑनबोर्डिंग होगी, आपका पूरा चेकअप होगा पूरा बैग का, आप क्या ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं, आप बैठेंगे फिर लैंड होगा, पूरा प्रोसेस के साथ जाएंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैनुअली आपको करना पड़ रहा है यहाँ पर, किस लिए? ताकि आप माई ऐप, आपका जो ऐप है किस पर निर्भर कर रहा है? आपका डेटाबेस पर। तो उस डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा हुआ है, और कहाँ पड़ा हुआ है? JNDI रजिस्ट्री में। देखिए डेटा सोर्स से, ये जो डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट है ये यूज होता है कनेक्शन पुलिंग में JDBC में, ठीक है। तो JDBC से डेटाबेस तो कनेक्ट हो ही जाता है, आपको तो पता ही है, तो वहाँ से। अब एलियास और की, ये इसके फॉर्म में JNDI रजिस्ट्री में चीज़ें रखी गई होती हैं, ऑब्जेक्ट रखा गया होता है। एलियास और की मतलब अरे जिससे आप रेफ़र कर सके, रेफरेंस वेरिएबल जैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एलियास और की, ठीक है, जिसको रेफ़र कर सके, निक नेम। अब इस निक नेम से डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है? एक्सेस किया जा रहा है। गूगल पे का मन है तो गूगल पे, माई सेलर है तो भाई कितना भी रख सकते हैं, n नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पहले इससे तो बात करवाना पड़ेगा। अगर आपको किचन में जाना है, पहले मेन गेट खोल करके अंदर तो घुसना पड़ेगा, तो ठीक वही बात है, आपको पहुंचना है इस DS डेटा सोर्स तक, तो पहले आपको JNDI रजिस्ट्री में आना पड़ेगा। तो इसमें आने का कोड, ठीक है, फिर इसमें ढूंढने का कोड, क्योंकि इस JNDI रजिस्ट्री में हो सकता है 100 ऑब्जेक्ट्स हो, 1000 ऑब्जेक्ट हो, है ना, हो सकता है n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो। तो किसको ढूंढ रहे हैं वो भी ज़रूरी है, तो सब बताना पड़ेगा आपको पूरा मैनुअली। तो यही होता है डिपेंडेंसी लुकअप। उसके बाद आपको इसमें लुकअप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, सर्च लुकअप मतलब सर्च ऑपरेशन। तो ये सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि हाँ चलो अब मैं DS ढूंढ रहा हूँ, डेटा सोर्स ढूंढ रहा हूँ, या गूगल पे ढूंढ रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे माई सेलर ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी ढूंढ रहा हूँ। तो ये पूरा कोड करना पड़ेगा जो डिपेंडेंट क्लास है उसके लिए, उसको ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, बनाने के लिए। कहाँ? टारगेट क्लास में। तो ये टाइम टेकिंग तो है, एफर्ट टेकिंग तो है, एफर्ट तो लगेंगे, टाइम तो लगेंगे, क्योंकि आप कोड कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या? डिपेंडेंसी लुकअप। ये एक तरीका है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को करने का। समझ गए डिपेंडेंसी लुकअप? आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल। अब डिपेंडेंसी लुकअप में क्या होगा कि जितना आप सर्च करेंगे, जितना देना चाहेंगे, यहाँ से आएंगे, DS चाहिए DS यूज़ कर लेंगे, GPay चाहिए GPay सर्च कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये बट इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पर जो ज़रूरी है वही आपका यूज हो जाएगा। यही इसका फ़ायदा है कि जो ज़रूरी है वो यूज हो गया, और जो ज़रूरी नहीं है वो तो उसमें जाएगा ही नहीं फालतू का। तो ये डिपेंडेंसी लुकअप हो गया। अब देखिए इसमें जो दूसरा है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये ऑटोमेटिक कर देता है बॉस, ये ऑटोमेटिक कर देता है। इसमें आपको उतना कोड लिखने का साला ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको कोड लिखने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
अब देखिए कैसे कि हियर अंडरलाइंग सर्वर कंटेनर फ्रेमवर्क JVM एंड etc इंजेक्ट्स डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट डायनामिकली टू द टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट। अब जो कंटेनर है, जो सर्वर है, जो फ्रेमवर्क है, जो JVM है, वो खुद ही इंजेक्ट कर देते हैं किसको, डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। जो टारगेट क्लास किसी डिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है उसकी सर्विसेज को यूज करने के लिए, वो डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट खुद फ्रेमवर्क ही कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क का कंपोनेंट, कहने का मतलब कोई ऐसा जगह फ्रेमवर्क में है, मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए, वो खुद डिपेंडेंट क्लास मतलब जो है उसका ऑब्जेक्ट टारगेट क्लास में इंजेक्ट कर देगा। बस आपको ये बता देना है कि ये ए क्लास जो है मेरा टारगेट है, बी क्लास जो है मेरा डिपेंडेंट क्लास है। इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को ए बी बताना सबको, तो वो बाद में बात करेंगे जब हम कोडिंग करेंगे तब। अभी फिलहाल हम ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिटेल में समझते हैं। तो ये होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन कि डिपेंडेंट इज पुश्ड टू द टारगेट बाय अंडरलाइंग कंटेनर्स और सर्वर और फ्रेमवर्क और JVM। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है, कौन डिपेंडेंट क्लास ऑब्जेक्ट को कौन डालता है, कौन इंजेक्ट करता है, किसमें, टारगेट क्लास के ऑब्जेक्ट में, यही सर्वर, यही कंटेनर, यही फ्रेमवर्क, यही सब JVM। समझ गया, बहुत आसान है समझना। विजुअलाइज करते हैं, स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक होता है इसमें। ये जो स्टूडेंट है, देखिए ये लड़की गई, फिर से क्या होता है कि ये अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया इसने, फिर से प्रिया, नेहा, जो भी आप नाम दीजिए। अब ये जिस दिन एडमिशन ली, जब फ़ी दिया इन्होंने, तभी इसको हाथों हाथ इसको क्या मिल गया, इसका पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल, पूरा बुक किताबें सब मिल गई, बैग वैग सब, पूरा कोर्स मटेरियल मिल गया। तो ये हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटोमेटिकली सब मिल गया। इसको फिर से दौड़ने का ज़रूरत नहीं है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है, तीसरे बिल्डिंग का चौथा फ्लोर पर है, वहाँ जाइए, वहाँ आप ID दिखाइए, फिर डॉक्यूमेंट साइन करवा के लाइए, तब हम आपको देंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप आए हैं, एडमिशन लीजिए, फिर रिसिप्ट दिखाइए, सब हो गया ख़त्म। फिर आप दिखाइए भी नहीं, कुछ मत कीजिए, आप एडमिशन लिए, फिर रिसिप्ट है हमारे पास, ये लीजिए आपका कोर्स मैम, आपको अच्छे से मिल गया बिना कोई एफर्ट के। तो ये हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इंजेक्ट करना डिपेंडेंसी को। कहाँ, डिपेंडेंट क्लास को। जो डिपेंडेंट था, इसका किताब था, वो डिपेंडेंट ही था ना, वो डिपेंडेंट तो ही था, किताब, कोर्स मटेरियल। किसको दे दिया गया, किस में इंजेक्ट करवा दिया गया, दे दिया गया इस स्टूडेंट को। समझ गया, तो ये हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जरा एक बार और विजुअलाइज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, जो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। देखिए इंजेक्टिंग डिपेंडेंसीज, देखिए कैसे, ये हमारा क्या है, सर्वर है, जो कंटेनर है। सर्वर कंटेनर क्या होता है आगे बात करेंगे। अरे ऐसा जगह मान लीजिए आपके फ्रेमवर्क में, आपके टेक्नोलॉजी में, आपके प्रोग्रामिंग में, कि एक ऐसा जगह है जहाँ से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी तक फिलहाल इतना ही समझिए, आगे हम कंटेनर डीप में बात करेंगे, काफ़ी अच्छे से बात करेंगे और समझेंगे। अभी क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझाना जरूरी है, इसलिए मैं कंटेनर के डीप में नहीं जाना चाहता। देखिए ये क्या है, अंडरलाइंग कंटेनर या सर्वर या फ्रेमवर्क या JVM, कुछ भी समझिए, ठीक है। अब ये है हमारा टारगेट क्लास। इस टारगेट क्लास को क्या चाहिए, डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। यस और नो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। बहुत एफर्ट मैं कर रहा हूँ हिंदी में समझाने के लिए, और एकदम टू द पॉइंट में सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर करके बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। सो आई होप, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप थोड़ा सा जो है इसको स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं, और सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाइए जो सीखना चाहते हैं। जो नहीं सीखना चाहते प्लीज़ मत शेयर कीजिए, कोई सब्सक्राइबर बढ़वाने का उनसे ज़रूरत नहीं है। जो लोग सीखना चाहते हैं बस वही लोग, उनको आप शेयर कीजिए अच्छे से, और उनको सेंड कीजिए, ताकि वो भी देखें और खुश हो रहें और समझें चीज़ों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट है, इसको क्या चाहिए, सर्विसेज यूज करने के लिए डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो ब्लू वाला है डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये सब क्या है, डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो नेवी ब्लू वाला है ना, डिपेंडेंट क्लास। ये कहाँ पड़े हुए हैं, सर्वर में या किसी कंटेनर में है। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है। तो इसको कौन ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा, यही कंटेनर और सर्वर क्या करेगा, इस टारगेट क्लास में ये ऑब्जेक्ट देखिए इंजेक्ट हो गया। ऐसे ही अब इंजेक्ट हो गया तो उसका प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर, उसका मेथड वहाँ पहुँच गया। अब टारगेट क्लास उसको यूज कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो ये डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कौन यूज कर रहा है, तो ये टारगेट क्लास हमारा यूज कर ले रहा है आसानी से। बहुत आसान है समझना, विजुअलाइज किए ना। देखिए ये फिर से मैं विजुअलाइज करवाता हूँ आपको। देखिए इंजेक्टिंग डिपेंडेंसीज, ये है आपका सर्वर कंटेनर JVM जो भी है, इसके पास जो है अब है एक और है टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट आपके पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट टारगेट है और डिपेंडेंट है,
जैसे ये हो गया आपका फ्लिपकार्ट, ये वाला सॉरी टारगेट क्लास आपका फ्लिपकार्ट और अमेजन हो गया। अब ये जो है DTDC सर्विसेज और डिलीवरी हो गए, ये सब जो डिपेंडेंट क्लास थे। तो डिपेंडेंट के ऑब्जेक्ट जो है कहाँ जाना जाएगा, इस टारगेट क्लास के अंदर जाएगा, इसके अंदर इंजेक्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस जाएगा, ये कैसे पूरा प्रोसेस मैनेज होगा, यही है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन सपोर्ट करता है, डिपेंडेंसी लुकअप भी सपोर्ट करता है, ठीक है। स्प्रिंग सपोर्ट्स बोथ डिपेंडेंसी लुकअप एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो आई होप अब आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन और डिपेंडेंसी लुकअप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप पूछेंगे कि तो डिफरेंस क्या है डिपेंडेंसी लुकअप और डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। तो भाई डिफरेंस ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और डिपेंडेंसी लुकअप में, स्टार्ट करता हूँ मैं, कि डिपेंडेंसी लुकअप क्या है, जब डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको देना है टारगेट क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो पूरा कोड मैनुअली लिखना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा और टाइम लगेगा ये सब में, है ना। तो ये सब क्या है ये एक डिफरेंस हुआ इसमें डिपेंडेंसी लुकअप में। आपको पूरा कोड खुद करना पड़ेगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो सब JNDI रजिस्ट्री और ये सब वाला, ठीक है। और आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने, वो जो मैंने आपको दिया कि सर कॉलेज गया, कोई एडमिशन करवाया, उसको बोला जा रहा है कि भाई आप कल आपको मिलेगा, आप आइए, आप अपना पहले वेरीफाई करवाइए, फिर आपको दिया जाएगा। तो सब कुछ मैनुअली होगा, तो टाइम लगेगा कोड करने में। तो टारगेट क्लास खुद मेहनत कर रहा है, टारगेट का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट खुद जाएगा एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग और वेरीफाई करवाएगा और लेगा, है ना। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन में सर क्या है, सर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या होता है, चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ये जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है ऑटोमेटिक हो जाता है। सिर्फ हमें ये बताना पड़ता है अपने कंटेनर को, अपने JVM को, अपने फ्रेमवर्क को कि क्लास A जो है वो टारगेट क्लास है और क्लास B डिपेंडेंट क्लास है। तो क्लास B का ऑब्जेक्ट हमको क्लास A में डालना है। तो इतना बताना है, और ये इस बताने के प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना। ये जो पूरा हम बताएंगे इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कोड में ज़रूर देखेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में, तो बने रहिएगा। तो वो देखेंगे, क्योंकि अभी ये सब डिपेंडेंसी का बात है तो इसलिए मैं इसको डीपली टच कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो भाई वो जो है डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जब टारगेट क्लास में ऑटोमेटिक खुद कंटेनर ही डालेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से पहले गेट करिए फिर उसको इंजेक्ट करिए कहीं और टारगेट क्लास में। तो ऐसा नहीं, आपको सब कौन कर देगा, कंटेनर इटसेल्फ। आपको खाली बता देना है कि कौन से क्लास को किस के डिपेंडेंसी में, मतलब किस में इंजेक्ट करना है, किसके ऑब्जेक्ट में, बस सिंपल इतना करना है आपको। वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं होती है वो भी आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये जो बॉल्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए पहले तो मैंने एक डाला, ठीक है, फिर मान लीजिए और ज़रूरत है, फिर मुझे एक और ज़रूरत है, देखिए 2 और आ रहा है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कभी कभी इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है वो भी इंजेक्ट हो जाता है, समझ गया, वो भी इंजेक्ट हो जाता है, जो जिसका ज़रूरत है भी नहीं वो भी। ये थोड़ा सा इसका वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्स, बट बाकी सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो और लेकिन डिपेंडेंसी लुकअप में क्या होता है, जो आप सर्च करेंगे, जो जिसके लिए सिर्फ कोड मैनुअली लिखेंगे वही खाली आएगा, वही ऑब्जेक्ट खाली आएगा आपके टारगेट क्लास में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर बताइए। तो आप बता लेंगे ना डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या होता है। सर डिपेंडेंसी मैनेज का प्रोसेस होता है, सब कुछ हो, मैंने एग्जांपल दिया। कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करिए, प्रेम से 5-10 मिनट समझाइए उसको, पूरा एग्जाम्पल ले लेके, तब जाके इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगर वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पूछता है तो बताइए कि चीज़ें सर ऑटोमेटिक होती हैं और कंटेनर खुद ही इंजेक्ट कर देता है डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को टारगेट में। और ये सब एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये स्टूडेंट वाला एग्जांपल या डिपेंडेंसी का पूछ दिया तो, ठीक है। और स्प्रिंग क्या सपोर्ट करता है, तो स्प्रिंग सपोर्ट्स बोथ डिपेंडेंसी लुकअप भी होता है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी होता है। और देखिए, तो हम लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में यही देख रहे थे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है क्या है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सर ओपन सोर्स है, मैंने बता दिया है आपको कैसे एक्सप्लेन करना है ओपन सोर्स के बारे में। लाइट वेट क्या है मैंने बता दिया है, लूजली कपल्ड है सर ये भी बता दिया है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड है सर ये भी बता दिया है, नॉन इन्वेसिव ये भी बता दिया है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हमने अभी सीखा है, आपको भूलना नहीं है, अभी सीखा है जस्ट। तो सर ऐसा फ्रेमवर्क है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जो
पिवोटल टीम ने दिया था। टीम का नाम था पिवोटल और कंपनी का नाम था इंटरफेस 21 और उनके टीम का नाम था पिवोटल, नाम रखा होगा, है ना। तो उन्होंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क को दिया था और ये हमारे जावा के एप्लीकेशन को बनाने का काम जो बहुत आसान कर देता है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क पर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। सर एक ऐसा फ्रेमवर्क है ये। तो आप एक एक करके जब कोई पूछता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है तो उसको इन सब का मतलब समझाइए ऐसे बोल करके कि सर स्प्रिंग फ्रेमवर्क ओपन सोर्स है, लाइट वेट है। एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए, आराम से 5-10 मिनट उसको बताइए इंटरव्यूअर को। ही और सी विल बी इम्प्रेस्ड। यकीन करिए बहुत इंप्रेस होगा, अच्छे से समझेगा कि नहीं यार बंदा जानता है वाकई में। उसको रियल टाइम एग्जांपल दीजिए जो मैंने जैसे आपको बताया। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने को मिली होंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और फॉलो करते रहिए इसको और शेयर कीजिए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, है ना। नीडी वंस के साथ, जो लोग वाकई में सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि भाई आपने क्या सीखा और कैसा आपको लग रहा है ये कोर्स, है ना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ। बिल्कुल फुल फ्लेजेड कोर्स मैं इसमें बना रहा हूँ, अभी पूरा अच्छे से ख़त्म करेंगे स्प्रिंग बोर्ड तक। ठीक है, बाय, टेक केयर।